तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आप देख रहे हैं। पूरे अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जो कि चैप्टर 6 का है अवकलन के अनुप्रयोग। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप अवकलन के अनुप्रयोग पर वीडियो बनाइए, जैसे इसमें वर्धमान आ जाता है, उच्चतम निम्नतम मान आता है, तो इसके आधार पर यह है। और ध्यान देना, इस वीडियो में आपको टॉप 9 के क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपने इस 9 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए कि अवकलन के अनुप्रयोग से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप बिल्कुल आसानी से सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आखिर बात आती है कि डिस्क्रिप्शन को हम कैसे खोलें। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन कैसे खोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है यूट्यूब पर सर्च मारेंगे RSL मैथ, तो RSL मैथ जब हम इस पर सर्च किए तो यहाँ पर देखिए अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए RSL मैथ डालते ही हमारा चैनल ओपन हो गया। उसके बाद देखिए, मान लो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो मान लीजिए जैसे ये वीडियो आपका है, इस वीडियो को मान लो हम चला दिए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो आपका चालू हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कैसे हेरेंगे, यहाँ पर देखिए, तो इसी के नीचे यहाँ पर टच करना, इसी पर टच करना, जो ये नीचे लिखा हुआ है ये, इसी पर टच करेंगे। जब टच करेंगे तो आपके सामने देखिए ये लिंक ओपन हो गया है, और यहाँ पर मोर दिया रहेगा, तो मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ से आप लिंक हेर सकते हैं। जैसे इसमें जो है लिंक दिया है, तो उसमें आपको इस वीडियो वाले में किसी और तरीके से लिंक दिया होगा। और बाकी अगर आपको पूरा लिंक देखना, मतलब पूरा कंप्लीट का देखना है, तो आप इसी वाले मेन पर क्लिक करिएगा, इस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप साइड में आएंगे तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जब टच करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप जो है ऊपर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्लास 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल चैप्टर, तो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। जब आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये दिया है चैप्टर 2 का है, ये भी चैप्टर 2 का है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 5 मिनट का है। इसका मतलब ये आपका केवल क्वेश्चन है। ये देखिए 57 मिनट का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आपका सोल्यूशन है। और यहाँ देखिए अगर आप किनारे ध्यान दो तो ये लिखा हुआ है सोल्यूशन नीचे, और ऊपर जाएंगे तो ये क्वेश्चन है। अब ऐसे जाएंगे तो आपको ऐसे मिलता जाएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर नहीं गए हैं तो वहां पर भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि ये दिखाई दे रहा है RSL मैथ्स नाम से, तो आप इसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सवाल को, जो कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस 9 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर 6 यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आखिर इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने उच्चतम और निम्नतम की बात आ जाए, उच्चतम और निम्नतम की बात आ जाए, तो सबसे पहले आपको जो भी फलन दिया हो उसको नोट करिएगा। जो ये fx है, इसी को हम फलन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे fx बराबर log x अपान का x। अब उसके बाद जब भी फलन दिया रहे तो पहले तो आप उसका अवकलन करिए। क्या करना है? अवकलन। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो डैश लग जाएगा। डैश का मतलब है कि अवकलन यहाँ पर हो गया है। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए अंश बटे हर में अगर कोई भी चीज है तो इसका अवकलन करने के लिए फार्मूला होता है हर गुणे, हर में कितना है x, तो x गुणे अंश का अवकलन, अंश में कितना है log x, तो log x का अवकलन हो गया। बीच में चिन्ह लगता है माइनस का। अब क्या करिए, अंदर वाले को बाहर कर दो, और जो बाहर x है उसको क्या करो, अवकलन के अंदर कर दो, यानी कि उसका अवकलन कर दो। और बटे में होता है हर का होल स्क्वायर, यानी कि x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब जो आएगा f डैश x बराबर x गुणे log x का जो अवकलन होता है 1/x होगा माइनस log x। और आपको हमने अवकलन वाले वीडियो में आपको बताए थे x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो इंटू का 1 कर दो बटे में x का स्क्वायर। तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो f डैश x बराबर ये कट गया तो बचा केवल 1 माइनस log x इकन्नम log x बटे का x स्क्वायर। ये हमारा पहली बार अवकलन हो गया। और याद रखिएगा इसका 2 बार अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब पुनः करेंगे तो यहाँ पर डबल डैश लग जाएगा, क्योंकि दूसरी बार अवकलन किया गया है तो डबल डैश तो लगना ही लगना है। अब उसके बाद इसका पुनः
अवकलन करेंगे तो देखिए अंश है पूरा, ये हर है, तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो यहाँ बीच में इंटू माना जाता है। अंश का अवकलन करेंगे 1 माइनस का और लॉग एक्स, बीच में चिन्ह माइनस का। अब क्या करना है, अंश गुणे अंश में क्या है 1 माइनस लॉग एक्स, हर का अवकलन कर देंगे तो डी डी एक्स, हर कितना है एक्स स्क्वायर है, और बटे में हो जाएगा ये हर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, देखिए एक का अवकलन 0 हो जाएगा माइनस लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, क्योंकि लॉग यक्स का अवकलन वाला जो फार्मूला होता है 1/x होता है, माइनस का 1 माइनस लॉग यक्स इंटू यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये जो पावर है ये पावर आगे आएगा और इस पावर में क्या हो जाएगा एक कम, तो 2 में 1 कम करेंगे तो 1 ही आएगा और इसके ऊपर 1 माना जाता है, बटे में यक्स की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एफ डबल डैश यक्स इक्वल यक्स स्क्वायर, 0 में जोड़ दो या घटा दो तो माइनस का यक्स आएगा, तो बीच में कौन सा चिन्ह इंटू का माइनस 1/x होगा, इसका गुणा करा देंगे तो 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लॉग का इसमें 2x का इसमें गुणा कराएंगे तो 2x लॉग x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये x है यहाँ स्क्वायर है तो एक बार कट जाएगा क्योंकि बीच में क्या लगा है इंटू का चिन्ह लगा है, और पूरे के बटे में कितना है x की पावर 4 है, तो हो जाएगा एफ डबल डैश x इक्वल का एक x कटा है लेकिन एक x बचा है, गुणा कराएंगे -1 से तो माइनस का x आएगा, माइनस में 2x प्लस का 2x लॉग x अपान का x की पावर कितना 4 हो गया। एफ डबल डैश x इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2x लॉग x अपान का x की पावर 4 हो गया। और यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने दूसरी बार अवकलन किया है। अभी इसमें देखिए कॉमन होगा क्या, तो एफ डबल डैश x इक्वल इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो बचेगा माइनस का 3 प्लस 2 लॉग x बाहर चलाया दोनों में से तो इसमें माइनस का 3 बचा, और इसमें क्या बचेगा x बाहर गया तो 2 लॉग x बचा, बटे में कितना था x की पावर 4। अच्छा इसको हम x गुणे x क्यूब कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ, गुणा करने पे फिर वही आएगा, तो एक x को काट देते हैं, एफ डबल डैश x बराबर इसको आगे पीछे कर लेंगे तो 2 लॉग x माइनस का 3 अपान में x क्यूब, ये हमारा निकल कर आ गया एफ डबल डैश x। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने 2 बार अवकलन कर लिया, 2 बार हमारा अवकलन हो गया, पहली बार का अवकलन ये आया था और दूसरी बार का अवकलन ये आया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है उच्चतम मान के लिए, क्योंकि उच्चतम मान पूछा है तो लिखेंगे उच्चतम मान के लिए। उच्चतम मान के लिए फर्स्ट वाला अवकलन बराबर का 0 करना है, कब उच्चतम मान के लिए। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट अवकलन कितना आया था, तो फर्स्ट अवकलन जो आया था 1 माइनस लॉग x स्क्वायर, इसी को वहां पर नोट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इक्वल में 0 है तो इक्वल में 0 भी कर दिए, तिरिया गुणा कर लेंगे तो 1 माइनस लॉग x, तिरिया गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 1 बराबर लॉग x। अब देखिए इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो log x बराबर 1 होगा, x बराबर इधर से log को हटाएंगे, ये log जब इधर आएगा तो देखिए जब भी log को हटाएं तो log जब इधर आएगा तो ये जो है ये e की पावर में चला आएगा, जब भी log हटेगा तो ये e की पावर में हो जाएगा, x बराबर e हो गया, कितना आ गया x बराबर का e आ गया। यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि सिद्ध करके आप दिखाइए कि ये जो फलन दिया है ये प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है, और हमने यहाँ पर चेक करके यानी कि सॉल्व किया तो हमारा x बराबर e आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिद्ध कहने को दिया था तो लास्ट में लिख देंगे अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन, ये गया है, दिया गया फलन x बराबर e पर उच्चतम है, उच्चतम है, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर अगली देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है, ये वाली सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग के समय ये सवाल आई हुई थी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से
3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। मतलब देखिए एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, मतलब किसी कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर हर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता रहेगा जबकि इसकी त्रिज्या कितनी थी, 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से समान रूप से बढ़ रही है, तो आप क्षेत्रफल बताइए कि किस दर से बढ़ रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि यहां पर समय की बात हो रही है, कितने सेकंड में किस दर से बढ़ेगा, मतलब कितना समय लगेगा। तो माना कि समय, या मान लीजिए कि t समय पर स्थित, t समय पर वृत्त की त्रिज्या r है। कोई समय है t और वृत्त की त्रिज्या कितना है, r है। और वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, और वृत्त का जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो सबसे पहले क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो क्षेत्रफल मान लेते हैं a है, एरिया को ही हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल a बराबर का हम मान लेते हैं पाई, बस क्षेत्रफल a है, इसको कुछ मत करिए। इतना लिखने के बाद अब यहां पर लिखिएगा क्षेत्रफल होता क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल को a से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है पाई आर। अब उसके बाद क्या करिए, यहां पर इसका तुरंत आप कर दीजिए अवकलन। क्या कर दो, अवकलन। तो यहां पर किसके सापेक्ष करेंगे, समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा, तो टी के सापेक्ष करेंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्यों किए, क्योंकि समय के अनुसार ही ये सब परिवर्तित हो रहा है, तो समय यानी कि टी के सापेक्ष ही अवकलन करना होगा। अब इसको क्या करेंगे, इतना जब है तो अवकलन करेंगे, तो डी डी टी ए का कर दिए, और इधर कर देंगे डी डी टी पाई आर स्क्वायर का कर देंगे। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो डी ए अपान का डी टी आएगा इक्वल, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए पाई से मतलब है नहीं, आर स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे आएगा, और इस पावर यानी कि घात में कम करेंगे, 2 में कम करेंगे 1 आएगा। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर टी है, तो डी डी टी इसका तो अवकलन कर दिए, लेकिन ये टी के मतलब टी के स्थान पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए, और टी के स्थान पर आर आया है तो आर का हम पुनः अलग से अवकलन करेंगे, जो कि आपको अवकलन में हम बताए थे। तो हो जाएगा डी ए अपान का डी टी बराबर 2 पाई आर, गुणा कर देंगे सही से, 2 पाई आर हो गया, और डी आर अपान डी टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना तो समझ में आ गया है। जबकि अगर हम बात करें, जबकि हमें क्या दिया, त्रिज्या दिया है, तो जबकि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, आर सेमी दिया है, आर सेंटीमीटर दिया है। देखिए दिया है, नहीं त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया, त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, जबकि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा यहां पर दिया है, देखिए 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो हमें दिया है डी आर अपान डी टी जो दिया है, ये कितना दिया है, 3 सेमी प्रति सेकंड। देखिए जो त्रिज्या है वो सेमी में, और बटे में जो समय है वो सेकंड में, तो यही हो गया आपका डी आर अपान डी टी हो गया। अब क्या करेंगे, डी ए अपान डी टी इक्वल 2 इंटू पाई इंटू आर के स्थान पर 10 करिए, इंटू डी आर अपान डी टी के स्थान पर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डी ए अपान डी टी रहेगा बराबर 10 तिहाई 30 दूनी का 60 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 60 पाई सेमी, एरिया जो है स्क्वायर में होगा, और समय वो टी, हाँ समय किस में होगा, सेकेंड में, तो सेमी स्क्वायर बटे में सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और इसके बाद जो करेंगे लास्ट में लिख देंगे, अतः हमसे पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो अतः वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार जो है आप फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसा देगा तो क्या दिया है, त्रिज्या की बात किया है, त्रिज्या का मान लो,
और इसमें त्रिज्या की बात को समय की बात किया है, समय मान लिए, त्रिज्या मान लिए और एरिया की बात किया था। एरिया को हमने वैसे नॉर्मली मान लिया जैसे कि क्षेत्रफल वाली सवाल लगती है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल होता है इतना और तुरंत उसका क्या करिए अवकलन कर दो। क्या करो अवकलन कर दो। उसके बाद इसमें आपको दिया रहेगा त्रिज्या दिया था और dr/dt दिया था जो कि दूसरे रूप में दिया था, तो हमें इसे बनाना पड़ेगा और उसके बाद मान रखिएगा जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देर न करते हुए हम देख लेते हैं सवाल नंबर 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और आप लोग का कमेंट भी था कि हम जो है निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान पर भी सवाल बनाए। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वही वाला फलन नोट करना होगा जो फलन दिया है। तो आपको जो फलन दिया है ये वाला हमें फलन दिया है, तो लिखेंगे f(x) बराबर 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x और बटे में कितना लिखेंगे 2 प्लस का cos x। ध्यान दीजिएगा अब क्या करेंगे इसका, यहाँ तो आप समझ गए होंगे, इसका अवकलन करना होगा। अगर यहाँ पर अवकलन इजी हो सके तो आप कोशिश करिए कि इजी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो अगर इन दोनों की बटे में ये हो जाएगा, देखिए 2 है cos x है, 2 है प्लस में cos x है, x मैच करा हटा देंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा बना लेते हैं फिर करेंगे अवकलन। अगर डायरेक्टली कर देंगे फिर भी सही है, लेकिन इसका डायरेक्टली जो अवकलन है वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ देखिए, यहाँ पर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 sin x माइनस, इन दोनों में x कॉमन ले लो, माइनस x, 2 प्लस का cos x आएगा और बटे में कितना है 2 प्लस का cos x। इतना समझ में आया होगा। और 4 sin x बटे में कर देते हैं इसी के 2 प्लस का cos x माइनस x 2 प्लस cos x, ये ब्रैकेट है, इसके बटे में भी कर देंगे 2 प्लस का cos x, ये इससे कट गया तो हो जाएगा 4 sin x अपान 2 प्लस cos x माइनस का x और यहाँ पर क्या है f(x). अब करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, ताकि इजी करने के लिए हमने इतना कुछ किया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो डैश लग जाएगा f'(x) और इसका अवकलन करेंगे तो अंश बटा हर है। तो पहले यहाँ पर लगा लेते हैं ddx 4 sin x अपान में 2 प्लस cos x माइनस इसका अवकलन करेंगे ddx ऑफ x। अब आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो f'(x) ये हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, बीच में माइनस, फिर होगा अंश गुणे, तो अंश के स्थान पर कितना है 4 sin x गुणे हर का अवकलन, बीच में इंटू माना ही जाता है, हर का अवकलन करेंगे तो हर कितना है 2 प्लस cos x, 2 प्लस का cos x, पूरे के बटे में हर का स्क्वायर, तो हर कितना है 2 प्लस cos x, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस में ddx x का अवकलन करेंगे तो एक आता है जो कि आपको पता ही है, एक आएगा f'(x) बराबर 2 प्लस का cos x। यहाँ देखिए 4 से मतलब है नहीं, साइन का अवकलन करेंगे ddx साइन, तो ये हो जाएगा cos में माइनस 4 sin x, 2 का अवकलन करेंगे 2 के साथ x है नहीं, 0 हो गया, प्लस में cos का करेंगे तो माइनस का साइन होगा, माइनस का sin x, ये ब्रैकेट देखिए छोटा ब्रैकेट इसी का और ये वाला यहाँ से ब्रैकेट बंद हो गया और पूरे के बटे में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, जो कि यही नोट हो गया, माइनस का 1 f'(x) इसका अंदर गुणा कराना हो करा दीजिए और कराएंगे। देखिए 4 cos x का गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 cos x, 4 cos x का cos में कराएंगे तो 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 4 sin x, ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा इंटू में माइनस का sin x, पूरे के बटे में क्या है 2 प्लस का cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद f'(x) बराबर 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 sin स्क्वायर x हो जाएगा, अपान में 2 प्लस का cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से समझना यहाँ पर f'(x) इक्वल 8 cos x प्लस, इन दोनों में 4 कॉमन होगा क्या तो ले लो, तो 4 कॉमन लिए cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x बटे में 2 प्लस का cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। अब इसके बाद जो है
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ डैश, देखो यहाँ एफ डैश कॉस एक्स, ओ एफ डैश एक्स 8 कॉस एक्स, और इसमें देखिए 4 को हम क्या लिए थे, कॉमन प्लस का 4, ये फार्मूला हो गया तो 1 हो जाएगा, तो इंटू में 1 कर देंगे, बटे में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। अब इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा एफ डैश कॉस, ओ एफ डैश एक्स होगा 8 कॉस एक्स प्लस का 4 अपान में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एफ डैश एक्स इसका बटा 1 मान लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा चेक कर लो, 2 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हर से लघुत्तम में भाग देंगे कट जाएगा, तो केवल यही बचेगा 8 कॉस एक्स प्लस का 4 माइनस, इससे भाग देंगे तो ये पूरा पूरा आएगा, तो 2 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको पहले हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, 8 कॉस एक्स प्लस का 4 माइनस अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे, तो दो पहली का वर्ग करेंगे 4, दूसरी का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, और धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी करेंगे तो 2 दूनी 4 कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं इसे, और ब्रैकेट लगाएं क्योंकि आगे माइनस है, तो 2 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल 8 कॉस एक्स प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस 4 कॉस एक्स, और पूरे के बटे में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, -4 प्लस 4 कट गया, एफ डैश एक्स इक्वल, यहाँ पर देखिए 8 कॉस एक्स में 4 कॉस एक्स घटाएंगे तो 4 कॉस एक्स बचेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और उसके बाद जो है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है थोड़ा आगे सॉल्व करें, तो कॉस कॉमन हो रहा है क्या, तो एफ डैश एक्स, तो कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो 4 माइनस का कॉस एक्स अपान में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। अच्छा आप ये बताइए कॉस की लिमिट कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा कॉस की लिमिट, तो कॉस की जो लिमिट होती है हम जानते हैं कि -1 से बड़ा होगा कॉस, और -1 के बराबर होगा कॉस, और कॉस छोटा होता है और बराबर होता है 1 का, यानी कि अगर कॉस 0 से लेकर कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, 60 का मान, 45 का मान, 90 का मान अगर आप देखेंगे तो ये इसी के बीच में होता है, मतलब -1 से लेकर 1 के ही बीच में होता है। -1 से छोटा भी नहीं होता है और 1 से बड़ा भी नहीं होता है। -1 के बराबर होगा या तो 1 के बराबर होगा या तो इसी के बीच में होगा, √3/2 1/2 इसी के बीच में होता है, 1/√2 इसी के बीच में होगा। ये आपकी कॉस की लिमिट है, कॉस की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये कॉस की वैल्यू है, रियल में अगर ये कॉस की वैल्यू है तो इसका मतलब होगा कि 4 माइनस कॉस एक्स, अंदर वाला निकाल लेते हैं, ये बड़ा होगा 0 के, मतलब अगर ये लिमिट है तो इसके हिसाब से ये वाला मान जो है बड़ा होगा किसके, 0 से बड़ा होगा। उसके बाद और अगर हम बात करें नीचे वाले की, तो 2 प्लस कॉस एक्स जो है स्क्वायर है, तो ये भी बड़ा होगा 0 से, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। इतना कहने के बाद नंबर 1 हमसे क्या पूछा है, अगर आप सवाल में देखें तो हमसे पूछा था निरंतर वर्धमान पूछा था, यानी कि वर्धमान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 वर्धमान के लिए, किसके लिए, वर्धमान के लिए ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्धमान के लिए एफ डैश जो एक्स है ये आपका बड़ा होगा 0, क्योंकि फलन ही आपका यहाँ पर देखिए ना, फलन हर जगह बड़ा है, यहाँ से भी तो आपका फलन बड़ा होगा किससे, 0 से। जब कॉस एक्स छोटा होगा 0 से, कॉस एक्स क्या होगा, छोटा होगा 0 से होगा। अब उसके बाद जो अंतराल अगर देखा जाए तो इसका जो अंतराल होगा 0 से लेकर π/2 और 3π/2, 2π तक, ये इसका अंतराल है।
और इसी में एफ एक्स वर्धमान है और यही आपका वर्धमान के लिए कहा था, तो इतना ही आपको वर्धमान निकालना है। तो यहाँ पर एक बार आपको फिर से हम समझा देते हैं। आप जो है फर्स्ट बार अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद जितना हो सकेगा आप लघुत्तम लेके जो हल होता रहे, जैसे यहाँ देखें ना ये हल होता ही गया है, जो कि यहाँ पर भी था, इसके ऊपर भी आपको बताए थे हल करते हम आपको चले गए हैं। तो हल करते करते यहाँ पर आपका स्टॉप हुआ है। अब यहाँ पर हल करना थोड़ा हमारे लिए दिक्कत होगी, तो यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। तो एक अंदर का है और एक बाहर का है, ये दोनों कॉस की लिमिट जो है आपको तैयार करना होगा। साइन की भी लिमिट होती है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी एक लिमिट होती है। आप जो है चैप्टर 2 में ही देखेंगे इसकी लिमिट जो है। तो ये इसकी लिमिट था, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यही लिमिट होता है। तो 4 माइनस कॉस एक्स बड़ा होगा 0 से, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, और ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स भी बड़ा होगा 0 से। नहीं, कॉस एक्स जो है छोटा होगा 0 से, कॉस एक्स छोटा होगा 0 से, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं क्या है, माइनस में भी तो हो सकता है ना, माइनस तक गया है तो ये छोटा हो सकता है। तो इन्हीं दोनों को लेना है वर्धमान के लिए। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स बड़ा होगा 0 से, जबकि कॉस एक्स छोटा होगा 0 से, क्योंकि -1 है तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब इसका जो अंतराल आया, देखिए अंतराल क्या है, 0 से लेकर π/2 तक जा सकता है, मतलब 0 से लेकर कॉस की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 तक जाएगा अगर आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे, और 3π/2 से लेकर 2π तक जा सकता है। ये जो है वर्धमान हो गया, पहला वाला आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसी के जस्ट बाद हमसे दूसरा जो पूछा था, दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा था कि ह्रासमान पूछा था। यहाँ पर ह्रास रहेगा मान के लिए लिख देंगे एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से। अगर देखिए अभी तक क्या था, एफ डैश एक्स बड़ा था 0 से क्योंकि वर्धमान था। अब की ह्रासमान यानी कि हानि से समझो, हानि का मतलब कम, तो एफ डैश एक्स कम होगा 0 से। इतना आपके समझ में आया होगा। जब कॉस एक्स छोटा होगा 0 से, मतलब ये वाला आपको तो वही करना है, ये वाला आपको वही करना। अच्छा यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये उच्च रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा, आपका कॉस एक्स बड़ा रहेगा क्योंकि बड़ा की बात हो रहा है, तो ये भी बड़ा रहेगा। और जब हानि होगी यानी कि ह्रास में दोनों आपका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि कम हो जाएगा, ये 0 बड़ा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में 0 बड़ा करेंगे जब ह्रासमान पूछे, मतलब हानि, तो आपका 0 बड़ा होगा लेकिन ये छोटा हो जाएगा, ये 0 से भी कम हो जाएगी दोनों वैल्यू। लेकिन यहाँ पर वर्धमान के लिए 0 से क्या होगी, दोनों वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ लिखेंगे अंतराल π/2 से लेकर 3π/2 के बीच, मतलब cos x जो है छोटा हो 0 से, ये कहाँ तक संभव है, तो ये π/2 से लेकर 3π/2 तक के लिए ही संभव है। में एफ एक्स ह्रासमान है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कहाँ तक, फर्स्ट अवकलन तक, और ये भी आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद वर्धमान में केवल यही याद रखिएगा, वर्धमान का मतलब ज़्यादा होगा, तो एफ डैश एक्स यानी कि जो इसका अवकलन आया वो भी बड़ा होगा और कॉस एक्स भी बड़ा होगा। और अंतराल 0 से लेकर π/2 तक अगर आप डाल देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ह्रासमान के लिए दोनों क्या होगा, कम होगा, यानी कि लेस देन करेंगे कम के लिए। अंतराल जो है π/2 से ले जाइएगा 3π/2 तक। बाकी अगर आप इस मान को रट सको तो रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा है π/2 से लेकर 3π/2, और यहाँ पर क्या दिया है 0 से लेकर π/2 तक। और आशा करता हूँ साथियों ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर आगे की। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एक बार समझ में आ गई तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपके 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गए, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड में पूछना तो फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए, दीर्घवृत्त x² प्लस में y² बराबर का 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष पर एक सिरा है। और इसको पढ़ लेना, क्योंकि अच्छा खासा नंबर लाने के लिए आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, आपको बता दें, ये वाला चैप्टर ना पढ़कर समाकलन के अनुप्रयोग और समाकलन को पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभार तो समाकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन न देकर इसी में डबल क्वेश्चन दे देता है अथवा के रूप में, और अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको वहां पर दिक्कतें होगी। तो ध्यान देना, अगर आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए तो आपको ये सभी पढ़कर जाना होगा। और बाकी अगर आपको पास होना तो नॉर्मल आप समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन ये सब पढ़ लीजिए तो आप नॉर्मल पास हो जाएंगे। लेकिन आपको पास नहीं बल्कि अच्छा खासा नंबर लाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो दिया है दीर्घवृत्त, उसी को नोट करना है। तो लिखेंगे दीर्घवृत्त x² बटे में a² प्लस y² इक्वल का 1। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको मान लेना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
माना कोई बिंदु, क्योंकि पूछा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई हमें लिमिटेड बिंदु होना चाहिए। तो मान लेते हैं माना कोई बिंदु P दीर्घ वृत्त पर, यहां पर हम कुछ मान लेते हैं A cos थीटा और B sin थीटा है। तो ध्यान देना, आपको इसे मानना पड़ता है, इसको याद रखिएगा। जैसे हम जो है व्यापक समीकरण तैयार करते हैं वैसे आपको इसे भी याद कर लेना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमें एक चित्र बनाना चाहो तो बना लीजिए, अगर आप चित्र नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए निर्देशांक है और ये x अक्ष है और ये क्या होगा, y अक्ष होगा, अब उसके बाद दीर्घवृत्त का चिन्ह क्या होता है, दीर्घवृत्त के लिए इसे गोला मारते हैं, तो गोला मार देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमें उस समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब यहाँ पर कोई हमें समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक काम करते हैं, समद्विबाहु ऐसे बना देते हैं। ये मान लो एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, और ये जो है गोला थोड़ा सा बढ़िया खींचिएगा, ये सीधी है, ये दोनों बराबर मान लो है, क्योंकि यहाँ पर गोला सही करेंगे तो ये दोनों बराबर भी आएंगे। तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु को मतलब कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए, ये आपका मान लो लंब है, तो यहाँ पर लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, तो माना तो लिख चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे P से PM पर लंब खींचा। अब बात आती है P और PM है कहाँ, तो यहाँ पर हम P मान लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा हमें चित्र बड़ा बनाना था, तो यहाँ पर हम यम मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यम। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर यम है, तो P से PM तक क्या कहिए, लंब डाल दिए हैं, OX खींचिए। उसके बाद क्या खींचिए, OX खींचिए। अब बात आती है कि OX कहाँ पर हो, तो ये मान लो O है और ये क्या है, x है, तो O से लेकर x, तो लंब डालने के बाद OX ऐसे खींच दिए और खींचा भी है। अब उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो उसके बाद लिखेंगे खींचिए, यहाँ पर खींचेंगे नहीं, खींचिए। उसके बाद और इसे बढ़ाकर दीर्घ वृत्त से O पर मिलाया, तब त्रिभुज APQ, देखिए ना, त्रिभुज यहाँ पर जो है इसको A तक बढ़ा देते हैं, तो इसको जब O से खींचते ले गए यहाँ तक तो A तक गया, तो यहाँ पर A कर देते हैं, इस बिंदु तक A कर दिए, तो यहाँ पर हो गया A, और इसको हम Q कर देते हैं, मान लेते हैं कुछ देख, कोई भी बिंदु मान लो, ABCD PQRS कुछ भी मानिए, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। और यही Q वाला जो हमारा है A cos थीटा यह माने हैं, कामा B sin थीटा, और इसकी बात करें नीचे वाले में तो ये माइनस का होता है। यहाँ पर क्या होगा, P वाला बिंदु भी सेम वही है, A cos थीटा और B sin थीटा, लेकिन पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है, तो सब प्लस किए हैं, इसमें प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस किए हैं। यहाँ पर तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो त्रिभुज APQ, तो APQ समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उसके बाद इसका क्षेत्रफल कुछ होगा, तो मान लेते हैं माना इसका क्षेत्रफल यस मान ले, क्या, तो इसका क्षेत्रफल हम यस मान लेते हैं। चाहो तो एरिया मान लो, लेकिन यहाँ पर बिंदु ए दे दिए हैं तो इसका क्षेत्रफल यस मानेंगे, तो इसका क्षेत्रफल यस है। तब अब इसको हम करेंगे सॉल्व। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, थोड़ा ये सवाल टफ है, लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार इसे जरूर पढ़ना, अन्यथा भूल जाएंगे आप। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा और बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अभी हम 2-3 सवाल और बताएंगे ऐसे ही, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए, यस बराबर, यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो देखिए, अगर कोई समबाहु है, इसको हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर P है, Q है, A है। इसको आपको बोर्ड में नहीं करना है, केवल समझने के लिए आपको किए हैं। ये दोनों बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर A, यहाँ पर P, यहाँ पर Q। तो ध्यान देना, समझने के लिए दोनों बनाया गया। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 होता है, इंटू में AM करेंगे। क्या करेंगे, AM। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर बीच में लंब भी डाला है, क्या डाला है, लंब डाला है। तो अगर लंब की बात करेंगे तो देखिए, लंब करेंगे तो
या लंब खींच दिए, एक त्रिभुज इधर का, एक त्रिभुज इधर का, यानी कि कितने त्रिभुज बन गए, तो 2 त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पर 2 से और गुणा कर देंगे क्योंकि 2 त्रिभुज की बात हुई है। और ये 1/2 कहाँ से आता है, फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर लंब पड़ा है यम, तो यहाँ पर यम करेंगे तो एम हो गया, एम गुणे। अब यहाँ देखिए यम से लेकर पी तक इसकी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि आधार होगा तो एम पी करो या एम क्यू करो, बात एक ही है, तो एम पी कर देते हैं। दोनों में से आपको एक ही लेना है, ये लेना है और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 कर दिए तो डबल हो गया। तो वो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना था, तो आधार पी एम था तो एम पी कर दिए, पी एम कहो या फिर एम पी कहो, यहाँ से देख लो पी एम, और ये कितना था एम ए, यानी कि ए एम, तो ए एम भी हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, यस बराबर ए एम कितना है, तो अगर बात करें तो ए एम जो है हमारा, ए एम कितना है, इसी के आगे देखिए पहले ए एम को उतार लेते हैं, ए एम गुणे एम पी। अब उसके बाद अगर हम ए एम की बात करें तो ए एम जो है ओ ए माइनस का ओ एम हो जाएगा। देखिए ए एम कहाँ पर है, ये है ए एम। तो ए एम की बात करें तो ओ ए लेकर, यानी कि पूरे में से ओ एम को हटाएंगे तभी ये निकल के आएगा। जैसे मान लो कोई रेखा है यहाँ से लेकर ओ से, ओ वाला लिख दिए, फिर आगे यम है, फिर आगे ए है। तो इस पूरे में से अगर हम इतने को हटा दें तो आपका ए एम बचेगा, तो वही किए हैं, एम पी से मतलब नहीं है। यहाँ लिखेंगे यस बराबर ओ ए कितना है, ए माइनस का ओ ए कितना है, देखिए ओ ए, तो ये डिस्टेंस अगर बात करें तो ये डिस्टेंस लगभग ए के होगा, और ऊपर का डिस्टेंस किसके होगा, बी के बराबर होगा। तो ए माइनस ओ एम कितना है, देखो ओ एम, यहाँ का डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो है ए कॉस थीटा है, और ये ब्रैकेट में एम पी कितना है, तो बी साइन थीटा है। अब यहाँ पर देखिए ये ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है ये ए कामा 0 है, यहाँ पर लगभग 1 कामा 0 होगा जो कि यहाँ से मिला है ए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ए है तो ए कर दिए, जो कि यहाँ पर ओ ए कितना हो गया, ए हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट रहा है। तो ओ ए कितना ए, अब बताती है ओ एम की, तो ओ एम कहाँ पर है, देखिए तो ओ से लेकर एम तक ये जो डिस्टेंस है ए कॉस थीटा के रूप में होगी, कितना होगा, ए कॉस थीटा के रूप में होगी। कैसे पता चला, देखिए ये यक्स पर गया है तो ये पहला यक्स पर है, दूसरा वाई पर है, तो यक्स के लिए ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, और नीचे के लिए क्या होगा, ए कॉस थीटा, और माइनस तो यहाँ पर लगा था। आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर ओ से लेकर ए तक की बात करें तो ए कामा 0 है, जहां से हमने यक्स के लिए ए को ले लिए, और ओ से लेकर यम तक की बात करें तो यहाँ पर देखिए ना 2 बिंदु दिए गए हैं, तो इसमें से आपको ए कॉस थीटा लेना होगा जो कि यहाँ पर लिए हैं। अब बात आती है एम पी, तो एम पी देखिए ना ऊंचाई पे गया है, तो ऊंचाई का मतलब ये ऊपर गया तो वाई की अक्ष की ओर गया है, तो वाई वाला कितना है, बी कॉस थीटा है, कितना है, बी कॉस थीटा है। अब यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यस बराबर अंदर गुणा करेंगे तो ए बी साइन थीटा, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का ए साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं अंदर गुणा करेंगे तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब उसके बाद अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यस बराबर ए बी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो, तो यस बराबर ए बी साइन थीटा माइनस, ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा 1/2 साइड कर दो। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको करना होगा थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि अवकलन करने के लिए ही हम इसको बनाए ताकि फर्स्ट और सेकंड का रूल ना यूज हो। तो डी एस अपान डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष किए हैं, ए बी से मतलब है नहीं, जब इसका अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस थीटा माइनस 1/2, साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट भी गया। अब उसके बाद इतना कहने के जस्ट बाद आप इसका पुनः अवकलन करिए तो डी स्क्वायर यस अपान डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा पुनः के लिए, ए बी से मतलब है नहीं, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, माइनस कॉस 2 थीटा का करेंगे तो यहाँ पर 2 थीटा इसके हिसाब से 2 हो गया, कॉस के हिसाब से क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, डी स्क्वायर यस डी थीटा स्क्वायर ए बी माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, पहले तो इसको बनाए, उसके बाद जो है यानी कि हमने पहले एरिया को निकाला, एरिया को निकालने के बाद हमने 2 बार इसका क्या किया, अवकलन कर दिए। अब उसके बाद
आपको वही उच्चतम और निम्नतम वाला यूज करना होगा, यानी कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या फिर निम्नतम मान के लिए ds अपान डी थीटा इक्वल जीरो, यानी कि पहले अवकलन के इक्वल में जीरो करना होता है उच्चतम निम्नतम मान के लिए। तो पहला अवकलन क्या था, तो पहला अवकलन यहां पर आप देख सकते हैं, पहला अवकलन कहाँ किए थे, ये देखिए किए थे, ये देखिए ds बराबर में ए बी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। तो क्या था, ए बी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा इक्वल का जीरो। तो कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा, ए बी का पक्षांतर करेंगे तो जीरो तरफ आएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर का कॉस टू थीटा, इधर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद कॉस थीटा, कॉस पहले इसको लिखते हैं टू थीटा को, कॉस टू थीटा बराबर का हो जाएगा टू पाई माइनस का थीटा, ये भी कॉस का ही रूप है। अब कॉस को कॉस से काट दो, टू थीटा बराबर टू पाई माइनस कॉस थीटा, मतलब पाई का मतलब 180 दूनी 360, तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। इसको इधर किए थे, कॉस थीटा को इसके रूप में चेंज कर दिए, जो कि ये सूत्र होता है कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, तो इस 360 को ही टू पाई बोलते हैं, तो टू पाई कर दिए। अब उसके बाद थीटा इधर आएगा, या फिर इसका व्यापक समीकरण कक्षा 11 में पढ़ोगे, व्यापक हल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो टू थीटा इधर से इधर आएगा तो प्लस में थीटा बराबर का टू पाई, तो ये हो जाएगा थ्री थीटा बराबर टू पाई अपान नहीं टू पाई, इस तीन को पक्षांतर करेंगे तो बटे में तीन हो जाएगा। ये हो गया थीटा का व्यापक, मतलब थीटा का मान आ गया। अब थीटा का मान क्या करेंगे, तो थीटा का मान तुरंत लेंगे, थीटा बराबर टू पाई अपान थ्री, पर इसी पर हमें जो है सेकेंड वाले अवकलन को सॉल्व करना होगा। सेकेंड अवकलन क्या था, सेकेंड अवकलन किए थे डी स्क्वायर यस डी थीटा स्क्वायर, मतलब दूसरा वाला अवकलन यही था, डी स्क्वायर यस अपान डी थीटा स्क्वायर, जो कि यहाँ पर देखिए ये था। तो ए बी पूरा ही नोट करते हैं, कितना था ए बी, और ब्रैकेट में ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, माइनस साइन थीटा प्लस में टू साइन टू थीटा। अब यहाँ पर इसी को यूज करना है, थीटा बराबर टू पाई, तो यहाँ पर यूज करेंगे तो ए बी माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा टू पाई अपान थ्री, ये वाला यूज करेंगे, प्लस में टू साइन थीटा के स्थान पर टू पाई करेंगे, दो दूनी चार पाई हो जाएगा बटे में तीन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा ए बी माइनस साइन टू पाई अपान का थ्री और प्लस में टू साइन, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो तीन का नाम तीन चार सही है। इसको भी चेंज कर दीजिए, ए बी माइनस साइन, ये चेंज हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री में, माइनस टू साइन, इसको नोट कर लेते हैं पाई प्लस का पाई बाई थ्री। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, इतना करने के जस्ट बाद आपको इक्वल ए बी ब्रैकेट में ये हो जाएगा, माइनस मतलब नहीं, साइन 180 माइनस में थीटा अगर हो तो ऐसे कंडीशन में हो जाता है साइन थीटा, यानी कि साइन पाई बाई थ्री हो जाएगा, माइनस टू साइन, ये जो है आपका बदल जाएगा साइन 180 माइनस, इसको थीटा मानते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के स्थान पे पाई बाई थ्री ही रहेगा। अब उसके बाद ए बी साइन 180 बटे तीन, मतलब तीन छंग 18 60 होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपान का टू, माइनस दो है, इसकी वैल्यू होती है रूट थ्री अपान का टू, दो से तो काट दो, कट जाएगा, और या फिर ना काटो, दो रहने दो, नीचे भी दो रहने दो, दो मैच कर गया, तो ए बी जब दो दो मैच कर गया तो माइनस टू रूट थ्री, और एक रूट यहाँ पर थ्री है माइनस में जुड़ेगा तो तीन रूट थ्री अपान का टू हो जाएगा माइनस में ही। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री रूट थ्री ए बी अपान का टू होगा, जो कि जीरो क्या है, जीरो से छोटा है, और जब जीरो से छोटा है तो ये उच्चतम होगा, क्योंकि जीरो से अगर छोटा है तो उच्चतम। तो यहाँ पर लिख देंगे जब थीटा बराबर टू पाई बटे थ्री हो तो यस जो है, यानी कि जो एरिया निकला था वो उच्चतम होगा, एरिया क्या होगा, उच्चतम है।
और यही इसका फाइनल आंसर। बताइए इसी उच्चतम के लिए हमको इतना टिटिम्मा करना हुआ, इतना सॉल्व करना हुआ। और आशा करता हूँ साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा। शुरू में ही दिक्कतें थी तो वहाँ पर आप वीडियो को बैक करके आप दोबारा से देख सकते हो। बाकी आप इसको सॉल्व करने के बाद एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आई हुई है और आती भी है, और जब भी आती है सीधा 8 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाता है। आप पढ़ लेना ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर आ सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, केवल अभी तो हमें ये पता चला है उच्चतम है, हम ध्यान नहीं दिए। इसमें हमसे जो पूछा था, देखिए फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें जो हमसे पूछा था वो पूछा है, यहाँ देखिए ना, महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष पर एक सिरा है। ये जो हमें क्षेत्रफल निकालना, हमको लगा कि उच्चतम ही बताना है कि उच्चतम है कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि ये उच्चतम है तो आपको आना होगा सबसे पहले, आप ये देखिए यस के बराबर में कुछ था क्या, तो यस के बराबर में हमने एरिया को निकाला था, जो कि यहाँ देखिए ना, यस के बराबर में ये वाला आपका एरिया निकला है, ये वाला। या फिर यहीं पर आ जाओ, ये वाला भी एरिया, यस का मान यहाँ से लीजिए, इस वाले यस को फिर से नोट करो। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यस बराबर, ये सवाल थोड़ा लंबा है और 8 नंबर की भी है तो लंबा होगा। तो यस यहाँ पर लिख देंगे उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए यस बराबर वही उतारिए ए बी, और क्या था, ए बी को कॉमन लेंगे तो देखिए ना, ए बी को कॉमन लेंगे साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आप थीटा का आप चुपचाप मान रख दो बस, ए बी रखेंगे साइन थीटा के स्थान पे 2π/3 साइन 2π/3 और साइन 2π/3। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही तो आएगा ना फाइनल, 2√3 अपान इतना। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए लगभग तो यही आएगा, लेकिन ये जो है डी स्क्वायर यस और डी थीटा स्क्वायर का था, ये उस पर वैल्यू रखे थे। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हमें रखना है वो किस पर रखना है, यस पर, वो यस पर वैल्यू रखना टोटल, यानी कि यस जो औकलन से बाहर था। तो ए बी इसकी वैल्यू अभी हमने किया था तो कितना आया था, टोटल आया था 2, नहीं हाँ √3/2 आएगा। इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, √3/2 आएगा। माइनस में इसकी भी वैल्यू तो वही आएगी √3/2 क्योंकि सेम है। इंटू में इसकी वैल्यू आएगा, ये कॉस है, कॉस में तो इसकी वैल्यू जो आएगा 1/2 आएगा। तो ए बी √3/2 माइनस √3/4 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए बी ऑफ ये हो जाएगा लघुत्तम 4, 2 दूनी 4 तो 2√3 माइनस 4 × 4 तो केवल रूट का 3। तो ए बी गुणे ये देखिए बीच में इंटू है, 2 में से घटाएंगे तो केवल √3/4 होगा, √3। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें ये वाला जो होगा ये वाला माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3√3/4 ए बी, यही इसका फाइनल आंसर होगा। लास्ट में लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि इसका सेमी है कि मीटर है पता ही नहीं है, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान देना आप यहाँ पर जो ये मान चेक किए थे, उच्चतम मान चेक करने के लिए आपको डी स्क्वायर मतलब जो 2 अवकलन करते हैं उसमें सेकंड अवकलन पर वैल्यू रखना पड़ता है, और यहाँ से उच्चतम और न्यूनतम जब क्लियर हो जाता है तब आपको यस पर जो है वैल्यू रखना होता है। और इसको आप लिखिएगा कॉपी में, एक दो बार प्रैक्टिस करना, तब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए अब देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर सवाल, ये इजी है। इसके पहले जो सवाल थी सेम उसी मॉडल की ये भी है, लेकिन इसके पहले जो 4थी नंबर लिए थे वो हार्ड सवाल लिए थे, क्योंकि वो वाली सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। तो यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर तो इजी है। सबसे पहले आपको f(x) लिखना होगा, पूरा उतार लो, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x, और यहाँ पर लिमिट भी दिया है तो लिमिट हम बाद में देखेंगे। और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हम 2 बार इसका अवकलन कर लेते हैं। f' बराबर इसका अवकलन करेंगे तो 2 cos x और माइनस का sin x हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लगा इसमें, तो प्लस साइन का करेंगे तो नॉर्मली cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 sin x cos x प्लस का कितना cos x। अब उसके बाद हमें सेकेंड बार करना होगा, तो उससे पहले इसी में जो है हम उच्चतम और निम्नतम मान चेक कर लेते हैं। तो उच्चतम है कि निम्नतम है, इसको चेक करने के लिए f' = 0 करना होता है। यहाँ लिख देंगे उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए। तो चेक करते हैं, तो ये f' कितना है, तो ये पूरा f' ही है, क्योंकि यहाँ पर अवकलन किए थे, तो f' ये पूरा है -2 sin x cos x बराबर नहीं प्लस में है cos x इक्वल का 0। तो -2 sin x cos x इधर से इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा cos x, माइनस को माइनस से काट दो, cos को cos से काट दो,
तो साइन एक्स 2 है इक्वल का 1, साइन एक्स बराबर 1/2 होगा। और साइन एक्स इक्वल, ये साइन में किसका मान है, तो साइन में ये 1/2 जो है ये साइन में पाई बाई यानी कि 6 का मान है क्या, 6×18, हाँ 6 का मान है। साइन से साइन कटा, एक्स बराबर पाई/6 आ गया। एक्स कितना आ गया, पाई/6 आ गया। और पाई/2 भी आ सकता है क्या, तो जैसे यहाँ पर कॉस को अगर ना काटते तो साइन 2, यही आपका करेक्ट है, यही एक्स बराबर पाई/6 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान। अब भाई उच्चतम होगा तो उच्चतम निकालेंगे, निम्नतम होगा तो निम्नतम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना पाई/6 आया है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। यही तो पूछा था कि उच्चतम और निम्नतम मान, तो इसके मान के लिए यहाँ पर देखिए एक्स बराबर कितना है, पाई/6, एक्स बराबर पाई/6 पर, एक्स बराबर कितना, पाई/6 पर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इतना करने के बाद, और यहाँ पर देखिए अगर यहीं से अगर बात करें तो इन दोनों में कॉस को कॉमन भी ले सकते थे। तो यहाँ पर बचता कितना, 2 साइन एक्स प्लस का 1 बचता इक्वल में 0। तो कॉस एक्स को बचाते, इस पूरे को उठाकर पक्षांतर करते, सब 0 हो जाता। तो कॉस थीटा, ये 0 किसका मान है, तो आप कहेंगे कॉस पाई/2 का मान है। तो ये कट गया, थीटा बराबर पाई/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई/2 भी आ सकती थी, थीटा की वैल्यू पाई/2 भी आ सकती थी। कॉस 0 करेंगे तो 1, ये हाँ बस यही दोनों मान सही है, पाई/2 भी हो सकता है। तो एक्स बराबर पहले हम पाई/6 पर करते हैं। तो जो आपका मेन फलन था यानी कि एफ एक्स वाला, मेन वाला, ये मेन वाला जो है, इस पर जो है एक्स के स्थान पर कितना रखना है, पाई/6 रखना है, फिर पाई/2 रखकर चेक करना है। तो एफ बराबर पाई/6 करेंगे, ये 6 बना देते हैं, पाई/6, पाई/6। तो फलन क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स था। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर पाई/6 प्लस में साइन एक्स है, स्क्वायर नहीं साइन एक्स है, तो साइन पाई/6 करेंगे। तो कॉस पाई/6 का मान यानी कि कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ये 1/2 होगा। तो 3/2 का वर्ग 4, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 4, 4 से 4 कटा 3, 2 दूनी 4, तो 2 आएगा। तो 3 2 5/4 आएगा। और इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो 1.25 आ गया, ये पहला आ गया। और सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर हम पाई/2 करेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई/2 होगा, प्लस में साइन पाई/2 हो जाएगा। तो कॉस पाई/2 को जो मान है, पाई/2 का मतलब 90, कॉस 90 का मान 0, 0 का वर्ग 0, प्लस में साइन 90 का मान 1 बराबर का कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पर जो है लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः एफ का निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम मान कितना है 1.25 तथा निम्नतम मान 1 होगा। यही जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। उच्चतम और निम्नतम मान पूछा था, जो कि इसका यही आंसर हो गया। क्या किए थे, एक बार औकलन किए थे और उसी औकलन के इक्वल में 0 करके जो है एक्स की वैल्यू निकाले थे, जो कि एक्स यानी कि थीटा की वैल्यू। तो यहाँ एक्स है तो एक्स की वैल्यू मानो ये एक्स है, तो ये भी एक्स है। एक्स की वैल्यू कितने आया था, 2 आया था। और उसके बाद निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान के लिए एक्स की वैल्यू जो है एक्स बराबर 6 और एक्स बराबर 2, इसी पहले फलन में रखकर हमने 2 मान निकाला। और जो ज़्यादा बड़ा है वो उच्चतम और जो छोटा है वो निम्नतम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। बात आती है सवाल नंबर 6वीं की। ये 6वीं बची है, 7वीं बची है और 8वीं बची है और 9वीं बची है, जो कि ये चारों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो में आपको हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है और अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सेम इसी थंबनेल के रूप में आपको हम पार्ट 2 दे देंगे इसी का, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में सारा हो नहीं पाएगा। तो इसका वीडियो जल्द ही आएगा, यानी कि ये चारों सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।